सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिस्कस करने वाला इंटरेस्ट ऑन अंडर सेक्शन 234A एंड 234B। ठीक है, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन, प्रॉब्लम, सेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो पहले तो इस चैप्टर को एक लाइन में मैं अगर ओवरव्यू दूं इस चैप्टर का, इन वन लाइन, तो आपको इंटरेस्ट तब पे करना होता है जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो। सिंपल समझिए, आपको इंटरेस्ट तब पे करना पड़ता है जब अपना इनकम टैक्स आप नहीं भरते हो। सिंपल, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हो, सिंपल। तो अब आप पहले बोलोगे कि सर, आपने अभी बोला क्या कि मेरे को इंटरेस्ट तब पे करना होगा जब मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, राइट। और रिटर्न तब फाइल नहीं करूंगा जब मेरी इनकम नहीं होगी। और इससे अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा, नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब हमारे को इस चैप्टर का स्टार्ट कहाँ से करना है? सबसे पहले तो अपने को समझना है, इनकम से स्टार्ट करना है। अब क्या इनकम पूरा निकाल के हम लोग को करना पड़ेगा? नहीं, आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। कैसे? आपको ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन में लिख देगा कि आपकी इनकम कितनी है, यानी इनकम एज पर रिटर्न। इनकम एज पर रिटर्न आपको लिख दिया जाएगा कि मान लो आपकी इनकम 5,80,000 है। ठीक, मान लेते हैं आपने अपनी इनकम दिखाई 5,80,000। अब जब आप इनकम फाइल करते हो ना अपना रिटर्न, जब अपना आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो इनकम टैक्स वाले ना उसको वेरिफिकेशन करते हैं, और उनको अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज या डिफरेंस नजर आता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपके जो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न है उसको चेंज कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। यानी कि एक वर्ड में लिख रहा हूं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, एसेस्ड इनकम। वो लोग आपके इनकम को जो आपने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि हो सकता है ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये सेट ऑफ नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, एड लेस करने के बाद आपकी इनकम वो लोग बता रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 6,10,000 कि उन्होंने बताया कि आपने 30,000 रुपए की डिडक्शन जो है गलत ली है, या ये सेट ऑफ आपको नहीं करना चाहिए था, ये लॉस आपका सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये नॉन स्पेक्यूलेटिव का है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का है। तो इस तरह के काफी सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो वेरीफाई करके उन लोगों ने क्या बताया कि आपने तो बताई थी इनकम 5,80,000, बट हम बोल रहे हैं कि आपकी इनकम कितनी है, 6,10,000। अब हम बोल रहे हैं तो हमको उनको तो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, उनको नहीं मानेंगे तो फिर आगे कुछ मैं कह नहीं सकता, है ना। तो अब इनकम टैक्स वाले ने कितना बोला आपको कि 6,10,000 आपकी इनकम है। अब 6,10,000 अगर आपकी इनकम है तो इस पर टैक्स कितना बनेगा? तब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे ना। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को, तो आपको कैसे आप इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे? इंटरेस्ट तो तब निकलेगा जब रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो रिटर्न फाइल कब होगी? जब इनकम होगा, और इनकम होगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स कितना भरना पड़ेगा? तो टैक्स कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी आता है, जो हम लोगों ने पहले वाले ही लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी आई बटन पे आपको दिख रही होगी। तो चलो जरा हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे निकलता है एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी। तो आप लोग क्या बोलते हो कि अप टू 2.5 लाख हम लोग क्या रखते हैं, नील, राइट। 2.5 लाख से 5 लाख तक हम लोग क्या रखते हैं, एट द रेट 5%। देन 5 लाख से 10 लाख तक हम लोग क्या रखते हैं, एट द रेट 20%। देन अगर एबव 10 लाख है, यानी 10 लाख से भी ऊपर है, तो हम लोग क्या रखते हैं, एट द रेट 30%। ये हमारा क्या है, स्लैब रेट है। ये हमारा क्या है, स्लैब रेट है फॉर इनकम अदर देन कैपिटल गेन्स एंड लॉटरी इनकम, कैजुअल इनकम्स की। ये लॉटरी इनकम और कैजुअल इनकम पे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम पे तो अलग से टैक्स लगता है। उसके अलावा जितनी इनकम्स है उसके ऊपर स्लैब रेट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब आप बताओ आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम है 6,10,000, राइट। तो मतलब आप जो है 2.5 लाख तक तो हो ही, 2.5 लाख से 5 लाख तक भी हो, 5 लाख से 10 लाख तक भी हो ना। 5 से 6 के बीच, 5 से 10 के बीच में ही आता है ना 6 लाख। लेकिन क्या 10 लाख से ऊपर में हो तो द आंसर इज नो। तो मतलब आपके ऊपर ये लास्ट वाला स्लैब रेट नहीं लगेगा। टैक्स लायबिलिटी तो ऐसी निकलती है ना, मतलब आपको ये 5% और 20% के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना है। तो उसका अमाउंट कितना आ जाएगा, उसका अमाउंट हम लोग नीचे निकाल लेते हैं। चलो, तो हमारा क्या था, 2.5 लाख तक तो हमारे को कोई टैक्स नहीं भरना है, नील है ना। 2.5 लाख तक नील है। 2.5 लाख से 5 लाख में जो एट द रेट 5% है वो कैलकुलेट कैसे होगा? 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2.5 लाख का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.5 लाख पे 5% ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका जवाब 12,500। आ जाएगा आपका जवाब 12,500।
अब 5 लाख से 10 लाख, बट 5 लाख से 10 लाख है ही नहीं ये सर, ये तो 6,10,000 है ना आपकी इनकम, जो वो लोग बता रहे हैं कितनी होनी चाहिए, तो 6,10,000 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 10 लाख तो गया ही नहीं, 5 से 10 के बीच में बोल रहे हैं ना। अब इसके ऊपर अपने को कितना लगाना है, 20%। तो बताओ मेरे को इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 से 10 अगर चला जाता तो 5 लाख होता, बट ये तो 10 पहुंचा ही नहीं है, तो 6,10,000 में ही अटक गया ना। तो 5 लाख से 6,10,000 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1,10,000, जिसके ऊपर हम लोग कितना लेंगे 20%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22,000। टोटल अगर हम लोग कर देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 34,500, राइट। ये हो जाएगा आपका आंसर 34,500। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट एंड सेस। अब बोलोगे सर रिबेट एंड सेस मतलब, रिबेट मतलब समझ लो काइंड ऑफ डिस्काउंट, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया पहले वीडियो में। रिबेट का मतलब क्या होता है कि आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा इन सरकार की तरफ से, ऐसा समझ लो आप कि आपको जैसे मान लो 34,500 टैक्स देना है, 12,500 माइनस, तो आपको सिर्फ टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 22,000 रुपये। तो ऐसा मिलता है रिबेट, ठीक है। अब रिबेट मिलता कब है, उसकी भी कंडीशन होती है। ऐसे आप लिखोगे लेस, क्योंकि आपको रिबेट मतलब माफी मिल रही है, छूट एक्चुअली होता है इसका मतलब हिंदी में। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, सेक्शन याद रख लेना आप लोग, 87A के तहत आपको रिबेट मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब आपकी इनकम अप टू 5 लाख होगी तभी, अदरवाइज नहीं। तो आपकी इनकम 5 लाख थी क्या, आप बोलोगे नहीं हमारी इनकम तो कितनी चली गई थी, 6,10,000 चली गई थी। और अगर हम अपने अकॉर्डिंग बोले तो आपके अकॉर्डिंग इनकम कितनी थी, 5,80,000, उसको रिवाइज करके कर दिया गया 6,10,000। तो 5,80,000 भी अगर होता तो भी आपको रिबेट नहीं मिलता, क्योंकि अप टू 5 लाख इनकम होती है तो ही रिबेट मिलता है। तो रिबेट तो कुछ मिलेगा नहीं, रिबेट हो जाएगा नील, लिख के दिखाना पड़ेगा फिर भी आपको। देन 34,500 ये आपका आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। बोले सर रिबेट तो नहीं मिली, अब बचा क्या, बिफोर सेस। बोले सर सेस भी माइनस होता है क्या, जी बिल्कुल नहीं, सेस माइनस नहीं होता है। सेस एक तरह से समझ लो आप, सरकार हमसे चंदा लेती है, सिंपल समझ लो कि 4% आपको दे देना है हमको, जितना भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसका। तो हम लोग जो भी आएगा उसमें हम लोग 4% ऐड करके एक्स्ट्रा सरकार को देंगे। और ये चंदा किस नाम से लेती है सरकार, हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे ये चंदा लेती है सरकार हमसे एट द रेट 4%। तो अगर इसका 4% आप लोग निकालोगे तो आपका जवाब आ जाएगा 1680 समथिंग आएगा। क्या रुको, कैलकुलेटर पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। 34,500 मल्टीप्लाइड बाई 4%, 1380, सॉरी हाँ 1380, 1680 नहीं आएगा, 1380, 3 हटा देते हैं, हाँ 1380। अब दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा, ऐड अगर मैं कर दूं कैलकुलेटर पे तो 35,880, 35,880। हाँ ये हमारा हो जाएगा क्या, नेट टैक्स लायबिलिटी। सरकार आपको बोलेगी कि सिंपली 35,880 रुपया हमको जमा करा दो टैक्स के रूप में, सारा सेस वगैरह लेकर के। अब यहीं से आपको पता चल गया एसेस्ड इनकम आपकी कितनी थी, यानी आपके अकॉर्डिंग 5,80,000, लेकिन इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कितनी थी, 6,10,000। उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाला तो आपका जवाब क्या आ गया, 35,880। अच्छा 580 पे निकालते तो जवाब अलग आता, इसीलिए तो मैंने बोला आपको इनकम टैक्स लायबिलिटी जो निकालनी है किस पे निकालनी है, जितनी इनकम टैक्स वाले इनकम बताएंगे एसेस्ड इनकम पे। तो आपको कितना आ जाएगा, 35,880 आ गया कि इतना आपको टैक्स सरकार को पे करना है। अब अगर यही आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट नाम की पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट नाम की पेनल्टी लग जाएगी अगर यही टैक्स लायबिलिटी आप लोग पे नहीं करते हो तो। अब यहीं से इस चैप्टर का जो है प्रारंभ हम लोग करते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालना स्टार्ट करें। 2-3 बात आपके बीच में और इनकम टैक्स वाले के बीच में जो होगी, जिसका मैं मतलब पूर्व अनुमान कर रहा हूं, यानी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आपकी और इनकम टैक्स वाले के बीच में ये बहस होने वाली है। क्या बहस होने वाली है, सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स वाले के पास जाओगे, बोलोगे कि मेरी सर टैक्स लायबिलिटी ये रही 35,880, आप लोग बताइए अब मेरे को क्या करना है। तो इनकम टैक्स वाले आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे, भाई आपने इसमें से क्या कुछ एडवांस में टैक्स भरा है, आपने इसमें से क्या कुछ एडवांस में हमें यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भरा है। तो आप बोलोगे, याद करोगे थोड़ा सा कि हाँ भरा तो था, तो पूछेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर मैं 10,000 रुपया ना ऑलरेडी एडवांस टैक्स में भर चुका हूँ, मैं 10,000 रुपया ऑलरेडी एडवांस टैक्स के रूप में भर चुका हूँ। थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, 35,880 आपको जमा कराना था, आपने एडवांस में पहले ही टैक्स 10,000 जमा करवा दिया है, तो क्या इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, द आंसर इज नो।
तो इसीलिए इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, ठीक है चलो 10,000 माइनस करके बताओ। तो आप बोलोगे ठीक है 10,000 हम लोग लेस कर लेते हैं, 10,000 हम लोग माइनस करके बताएंगे तो जवाब आपका क्या आ जाएगा 25,880। अब इनकम टैक्स वाले सोचेंगे, सॉरी आप सोचोगे 25,880 जमा कराने, फिर आप बोलोगे उनको कि सर अब बताइए क्या 25,880 जमा कराने थे आपको। तो इनकम टैक्स वाले दूसरा सवाल पूछेंगे, दूसरा सवाल वो लोग ये पूछेंगे कि क्या आपको कभी कोई कैजुअल इनकम हुई थी। आप बोलोगे सर कैजुअल इनकम मतलब, तो वो लोग बोलेंगे कैजुअल इनकम का मतलब लॉटरी इनकम, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ऐसी इनकम, सिंपल समझना, ऐसी इनकम जिस पे उसी टाइम हम लोग टैक्स काट लेते हैं। आप बोलोगे ऐसी मतलब नहीं समझा। बोलोगे आपने लॉटरी जीती 100 रुपए की, मान लो 30 रुपया हम लोग इमीडिएटली काट लेते हैं, आपके अकाउंट में 100 रुपया आता ही नहीं, आपके अकाउंट में कितना आता है ओनली 70 रुपीज। अगर हेल्थ एंड एजुकेशन से ले लिया जाए तो 68.8 रुपीज, समझे। तो वो उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं आता है, अभी आप सिंपली समझ लो 70 रुपया। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा होता है, तो बोलोगे हाँ, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जब आपकी इनकम आई उसी सोर्स पे उस टैक्स को काट लिया गया। जैसे ही आपकी इनकम अराइज हुई टैक्स कट के आपके अकाउंट में जो पैसा आया वो नेट अमाउंट आया है आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। तो अब आपसे वो इनकम टैक्स वाले यही पूछेंगे कि आपको कभी कोई ऐसी इनकम हुई थी क्या जिसपे हम लोगों ने TDS पहले ही रख लिया है, मतलब एक तरह से समझ लो आपने सरकार को पहले उसी दौरान टैक्स भर दिया है। तो आप फिर सोचोगे, बोलोगे हाँ मेरी एक इनकम तो आई थी और उसमें से दिखा रहा था कि 10,000 रुपये TDS कट चुका है, यानी ऑलरेडी सरकार के पास चला जा चुका है। तो सरकार क्या बोलेगी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, तो आप एक काम करो ना, जब वो पैसा भी दे दिए हो उसको भी माइनस कर लो, उस पर भी पेनल्टी थोड़ी लगने वाली है। जितना टैक्स TDS के रूप में, एडवांस टैक्स के रूप में आप सरकार को जमा करा दोगे उस पर नो टैक्स, उस पर सॉरी नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट, वो वाले पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई TDS वगैरह है ना पे कर दिया है तो उसको भी आप माइनस कर देना, उसको भी आप माइनस कर देना। अब बताओ आपका जवाब क्या आएगा, तो आप बोलोगे 15,880, ये हमारा आ गया आंसर। अब यहां से पकड़ लेगी आपको सरकार, बोलेगी अब बता, अब कोई एडवांस टैक्स और TDS भरा है आपने। अब आप बोलोगे नहीं, इतना ही हमको भरना था। फिर इनकम टैक्स वाले सवाल पूछेंगे कि क्या आपने ये टैक्स जमा कराया। तो याद करो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो इंटरेस्ट की पेनल्टी लगेगी। तो आपका जवाब क्या होगा इसलिए कि नहीं मैंने ये नहीं किया है। तो वो क्या बोलेंगे कि अच्छा ये आपने 15,880 नहीं किया है फाइल, तो आप बोलोगे नहीं, तो वहीं पे आपको पकड़ लेंगे कि ठीक है। तो अब जब ये जमा कराओगे ना तो इसको मत जमा कराना, इसके साथ मतलब सिर्फ इसको मत जमा कराना, इसके साथ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगा के दोगे तुम। अब आपने सर पकड़ लिया कि ये क्या बात हुई सर, मतलब मैं टैक्स जमा नहीं करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बोलेंगे हाँ। आप पूछो कितना, वो बोलेंगे सर, पॉइंट यहां से नोट करना चालू करना आप लोग, 1% इंटरेस्ट लगता है पर मंथ। पहले तो समझो, जैसे ही उन्होंने 1% बोला आप खुश हो गए, अरे चलो यार साल का 1% क्या होगा। मैंने बोला थाम रुको जरा सब्र करो, 1% पूरे साल का नहीं, पर मंथ। तो आप बोलोगे सर पर मंथ मतलब अगर मैं 1 साल डिले करूंगा टैक्स भरने में तो क्या मेरे को 12% का टैक्स देना पड़ेगा, 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द आंसर इज यस। अगर मैं 6 महीना डिले करूंगा टैक्स भरने में, मतलब रिटर्न फाइल करने में, तो क्या मेरे को 6% का देना पड़ेगा। द आंसर इज यस। 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। 1% पर मंथ आपको इंटरेस्ट भरना है, किसके ऊपर, जितना आप किसके ऊपर हो तो भी समझेंगे क्यों, कब, जब आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करोगे। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, 1% पर मंथ। अब आप थोड़े से शांत दिमाग से आपने सोचा और थोड़ी आपने ना माइंड में प्लानिंग की, थोड़ा सा चालाकी अपने करने की कोशिश की। आप बोले ठीक है, मान लेते हैं कि मैं 10 दिन लेट भरता हूं या फिर 4 दिन लेट भरूंगा। अब बोलोगे सर, इनकम टैक्स वालों को आप बोलोगे सर आपने क्या बोला है 1%, 1 महीने का ना, मैंने 1 महीना डिले किया ही नहीं है, मैंने 4 दिन डिले किया, मैंने 10 दिन डिले किया, मैंने 12 दिन डिले किया, मैंने 3 दिन डिले किया, तो आप इंटरेस्ट ले ही नहीं पाओगे। इनकम टैक्स वाले रिवर्स आपका हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे कि अगर आपने मंथ में 1 भी दिन डिले किया ना, हम लोग पूरा मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। आपने फिर सर पकड़ लिया, ये क्या बात हुई जरा समझाइए। तो इसका मतलब अगर मान लो मेरा 1 महीना 1 दिन हो रहा है ना, 1 महीना 1 दिन हो रहा है ना, तो इसको हम लोग पूरा 2 महीना मान लेंगे। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट महीने का 1 दिन तो हो गया ना। अगर 1 महीना 2 दिन हो रहा है तो भी हम 2 महीना मानेंगे, 1 महीना 20 दिन हो रहा होगा तो भी हम 2 महीना मानेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर नेक्स्ट मंथ का 1 भी दिन चालू हो गया है
तो आप पूरे महीने को कैलकुलेट कर लोगे। अभी हम लोग समझेंगे मंथ कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अगर आप एक दिन भी डिले करोगे तो आपको पूरा मंथ पकड़ लिया जाएगा। तो आपने यही चालाकी कर रहे थे ना कि सर आपने 1% पर मंथ बोला, तो एक काम करते हैं हम 2-4 दिन डिले भरेंगे तो चलेगा ना। तो उन्होंने बोल दिया एक दिन भी डिले मैंने पूरा महीना। अब डिले कैलकुलेट कैसे करें? आप तब से बोल रहे हो सर 1 महीना डिले करना है, 10 महीना डिले करना है, 12 महीना डिले। डिले का मतलब क्या हो? डिले का मतलब हो कितना लेट भर रहे हो। तो लेट भरने के लिए आपको कोई एक डेट तो माइंड में होनी चाहिए ना। लेट भरने के लिए आपको तो कोई एक डेट माइंड में देंगे तब ना आप समझ पाओगे कि ये डिले हुआ या डिले नहीं हुआ। तो जैसे मान लो क्या ये तो है ही, एक डेट है 31 जुलाई, इस दिन तक आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है अंडर सेक्शन 139(1). ये आपका है सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, कि इस डेट तक 31 जुलाई तक हर इंडिविजुअल्स को, ध्यान देना कंपनीज का अलग है या जिनकी ऑडिट होती है उसका अलग है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्योर थ्योरी पढ़ेंगे इसका। बट अभी आपको याद रखना है कि हम जैसे आम आदमी के लिए इनकम टैक्स वालों ने डेट क्या रखी है 31 जुलाई, जिनको ना ऑडिट कराना है और जो कि ना कंपनीज है, तो उनके लिए क्या डेट रखी गई 31 जुलाई तक चुपचाप अपना रिटर्न भर दो, वरना फिर आगे की कार्रवाई हम लोग कर ही लेंगे। तो अब बताओ 31 जुलाई मतलब 31 जुलाई तक, तो आपका डिफॉल्ट कब से कैलकुलेट किया जाएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि 31 जुलाई तक तो आपको फाइल कर देना है, तो कब नहीं करोगे तो कब डेट से आपका डिफॉल्ट कैलकुलेट होगा? बोलोगे सर अगर कोई 31 जुलाई को मतलब अपना रिटर्न भर देगा तब तो कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को रिटर्न भरने जाएगा, डिफॉल्ट माना जाएगा ना कि एक दिन लेट हुआ। 2 अगस्त को जाएगा तो 2 दिन लेट हुआ। लेकिन अभी याद करो आप, पिछले ही अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये 1 दिन 2 दिन भी डिले इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, 1 दिन डिले ना पूरा महीना मान लेंगे। इसका मतलब अगर आपने अपना रिटर्न 1 अगस्त को भरा है ना, तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपने मान लो आपने अपना रिटर्न 3 अक्टूबर को भरा, तो आप बोलो जुलाई बीत गया। जुलाई जोड़ना कब से शुरू करना है? अगस्त सितंबर। बोलोगे सर अक्टूबर में तो 3 ही दिन हुआ। कोई 3 दिन नहीं, पूरा महीना पकड़ेंगे उसको। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरा 3 महीने का आप लोग 3% इंटरेस्ट दोगे। वो 3% करना नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ जाओगे आप। तो आपको समझ गया आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट में निकालना है। ये हमारा था ड्यू डेट, ये हमारा जो था 31 जुलाई, ये हमारा है ड्यू डेट। लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा है ड्यू डेट, ठीक है। और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैसे निकलेगा आप समझ गए? जिस दिन आप डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था अभी 3 अक्टूबर, राइट। तो बताओ हमारा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना आ जाएगा? हमारा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना आ जाएगा? हमारा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना आएगा? जुलाई हो गया, अगस्त से जोड़ना चालू करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरा 3 महीना आ जाएगा। अगर ये 13 अक्टूबर होता तो भी 3 महीना, या 31 अक्टूबर होता तो भी 3 महीना। अक्टूबर स्टार्ट हो जाए, अक्टूबर एंड हो जाए, लेकिन अक्टूबर में आप आ गए तो आपको पूरा महीना कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो ये हो गया डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ये एज पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रह सकता है? ड्यू डेट। वो भी अगर दे देगा तो आपकी ही आसानी है, लेकिन ये जनरली नहीं दिया रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हो गया डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बीच में आप बोलोगे सर एक लाइन, थोड़ी सी गैप आपने छोड़ा, अभी लिखने के लिए छोड़ा है। मान लो आपने अपना रिटर्न भरा ही नहीं, मतलब अभी तो थोड़ा देर अभी मैंने जो एग्जांपल लिया अपना पिछला एग्जांपल कि 31 जुलाई तक आपको रिटर्न भर देना है। आपने भरा कब? आपने भरा 3 अक्टूबर को, तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट लगे, पेनल्टी लगेगी। अब सेकंड में मैं बोल रहा हूँ आपने अपना रिटर्न ही नहीं भरा है, मतलब ना अक्टूबर, ना नवंबर, ना दिसंबर, ना जनवरी, ना फरवरी, ना मार्च, बीत गया, अब अगला साल आ गया अप्रैल से, तो आपने अपना रिटर्न ही नहीं भरा। तब क्या होगा? मान लो आपने अपना कुछ भरा ही नहीं, मतलब ये कितनी बड़ी गलती हो गई, सोचो कि आपने अपना रिटर्न ही नहीं भरा। तब क्या होगा ना, तब इनकम टैक्स वाले आपके घर पे आएंगे, रेड मारने नहीं आएंगे, डरो मत। पहले आएंगे वो लोग एक बंदे को लेके, जिस बंदे को हम लोग बोलेंगे एओ। एओ का मतलब होता है भेजेंगे, सॉरी, असेसिंग ऑफिसर। इनकम टैक्स वाले अपना असेसिंग ऑफिसर भेजेंगे। अब वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेंगे? आपके फाइल की स्क्रूटनी बैठेगी, वो क्या करेंगे? आपके फाइल का वेरिफिकेशन करेंगे, चेक करें। सिंपल अगर मैं टर्म में बोलूँ ना कि आपकी तलाशी लेने आएंगे, बिल्कुल आपकी नहीं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, आपने कहाँ से इनकम की, वो सारी जांच पड़ताल करने आएंगे।
जिसको हम लोग इनकम टैक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं असेसमेंट करना। क्या बोलते हैं उसको? असेसमेंट करना। तो अगर असेसमेंट हो रहा है आपका, जो कौन करते हैं? असेसिंग ऑफिसर। तो अगर असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट कर रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो जितना टाइम लगाएंगे, लगाने दो, उतना टाइम का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लो असेसिंग ऑफिसर ने अपना असेसमेंट किया और असेसमेंट कंप्लीट उनका कब हुआ? असेसमेंट कंप्लीट उनका हुआ से फॉर एग्जांपल मान लो 11 जनवरी को। आपकी ड्यू डेट क्या थी? 31 जुलाई। आपने रिटर्न फाइल उसके बाद किया ही नहीं। एक एग्जांपल मैंने क्या बोला? आपने लेट तो लेट, लेकिन 3 अक्टूबर तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया। बट दूसरे एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूं कि आपने अपना रिटर्न ही फाइल नहीं किया है। तो क्या करोगे? तो जब आपने अपना रिटर्न ही फाइल नहीं किया है, तो आपके ऊपर क्या बैठाई जाएगी? स्क्रूटनी। आपको चेकिंग हो गया आपकी फाइल की, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और वो चेक करने कौन आएगा? असेसिंग ऑफिसर। वो अपनी चेकिंग में क्या लगाएंगे? अपने असेसमेंट में टाइम लगाएंगे। और उनका असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, मैंने एग्जांपल लिया कि 11 जनवरी को। तो आपको ना अगस्त से जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि जुलाई तो ड्यू डेट है लास्ट। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ करके, यानी 6% आपको देना पड़ेगा। गलती आपकी है। आप बोलोगे सर असेसिंग ऑफिसर तो ऐसे 10 महीने का भी टाइम लगा सकता है। लगाने दो, आपको 10 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट्स योर फॉल्ट कि आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया। देखो, आप लेट फाइल करते ना तो ठीक है, आपको पता है कि आपने 4 महीना लेट फाइल किया है या 1 महीना लेट फाइल किया है, ठीक है, 1 महीने का या 4 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। बट आपने फाइल ही नहीं किया है ना, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। किसके हाथ में? असेसिंग ऑफिसर के। वो असेसमेंट में जितना टाइम लगाएंगे, उतने महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये डेट आपको क्वेश्चन में गिविंग होगी। कौन सी डेट? यही वाली मैं यहां पे लिख देता हूं, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये भी आपको एज पर क्वेश्चन गिवन होगा। ये भी आपको एज पर क्वेश्चन गिवन होगा। तो अब बताओ, आप दोनों में से किस डेट को हमेशा पकड़ोगे? डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न को या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट को? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, तो जिस डेट पे रिटर्न फाइल किया है वो डेट पकड़ोगे। आपका असेसमेंट हो रहा है, तो जिस डेट पे असेसमेंट कंप्लीट होगा वो पकड़ोगे। और असेसमेंट कब होगा? मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, थोड़ा सा रेड कर देते हैं इसको। आपका ये असेसमेंट कब होगा? ये असेसमेंट कब किया जाएगा? जब आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने रेड कर दिया कि जब आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपकी असेसमेंट होगी, और असेसमेंट जब कंप्लीट होगा उस डेट तक का आपको अगस्त से लेकर के जोड़ देना है। अभी बार बार अगस्त क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 31 जुलाई खत्म हो चुका है, तो आपका स्टार्ट कहां से होगा? अगस्त से होगा। फिर आप पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैलकुलेट करोगे, और फिर उस पीरियड ऑफ डिफॉल्ट को ना राउंड ऑफ कर दोगे। राउंड ऑफ, अभी हम लोग उस पीरियड ऑफ डिफॉल्ट को राउंड ऑफ कर दोगे फुल मंथ में। लाइक एग्जांपल में दे देता हूं कि अगर मान लो आपका 1 महीना 2 दिन है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 2 महीना लोगे। और अगर मैं डेट में बोलूं, तो अगर जैसे मान लो आपका 1 अगस्त से आपने जोड़ना स्टार्ट किया, 1 अगस्त से 2 अक्टूबर है, तो अगस्त, सितंबर बोलोगे, अक्टूबर तो 2 ही तारीख है, पूरा ले लेंगे, तो आपका कितना महीना कैलकुलेट किया जाएगा? 3 महीना। समझ रहे हो कि मंथ स्टार्ट हो गया, पूरा मंथ कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा, ये सारे इसके क्या है? इंटरेस्ट निकालते टाइम की पॉइंट्स हैं कि आपको इनकम टैक्स वाले ये सारी चीज समझाएंगे कि भैया आपकी ड्यू डेट इतनी होती है, आप रिटर्न फाइल किया है तो ऐसा क्राइटेरिया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हम असेसिंग ऑफिसर भेजेंगे। उसका असेसमेंट जिस डेट को कंप्लीट होगा, उस डेट को आपको उस डेट तक का आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और पीरियड ऑफ डिफॉल्ट जो है, अगर महीने का 2 दिन भी हुआ है तो हम लोग पूरा महीना कैलकुलेट कर लेंगे। 1% पर मंथ हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। अब बोलोगे सर इतना देर से आपने इतना तो बता दिया, 1% पर मंथ। अमाउंट तो बताइए, 1% निकलेगा किसका? इसी का निकलेगा जितना आपने अपना क्या किया? रिटर्न फाइल नहीं किया है। इसी का निकलेगा जितना आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, जितना आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, यानी ये वाला। क्योंकि आप बताओ, खुद सोचो, अभी अभी निकाले थे ना हम लोगों ने, 35,880 टैक्स देना था सरकार को, जिसमें से 10,000 रुपये आप टैक्स भर चुके हो, और 10,000 रुपये आप टैक्स भर चुके हो। किस किस नाम से? एडवांस टैक्स के नाम पे, टीडीएस के नाम पे। तो बचा कितना? 15,880। यही आपको जमा करानी थी, आपने नहीं कराई है। इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? 1% पर मंथ। अगर 4 महीना 2 दिन हुआ है तो 5 महीने का लगेगा, पूरा लेंगे। अब ये सारी चीज आपको इनकम टैक्स वाले ने समझा दी। अब आपका सवाल क्या होगा? ठीक, आपका जवाब क्या होगा? सॉरी, ठीक है। फिर इनकम टैक्स वाले आपको थोड़ा सा राहत देंगे, हालांकि कोई राहत नहीं है, सामने देख लेना आप। अभी बोलेंगे कि आपको कितना ऊपर पे पेनल्टी देना है। आप बोलोगे कि सर 15,880 पे,
बोलेंगे ये 80 20 ये सब रहने दे, तो राउंड फिगर ले 15,800। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, अभी नया चीज़ बता रहे हैं। तो बोलोगे कि इसको जरा मेरे को समझाइए। तो बोलेंगे देख तेरा अमाउंट कितना आ रहा है 15,880, 80 रुपये जाने दे तो 15,800 पे पेनल्टी दे दे। बोले अच्छा। फिर आप बोलोगे अगर मेरा अमाउंट 15,890 आता तो भी इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, तो भी हम बोलते कि 15,800 पे ही दे दे। बोले वाह। अगर आप बोलो कि अगर मेरा अमाउंट 15,895 आता तो बोले तो भी आपसे हम 15,800 ही लेते। तो आपका डाउट आया 3 बार सवाल पूछ के कि सर आप बढ़ा क्यों नहीं रहे। अगर फिर बोलोगे तो आपको इनकम टैक्स वाले बोलेंगे बढ़ा क्यों नहीं रहे, मतलब बोलोगे कि अगर मान लो 15,899 आता तो भी बोलेंगे इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे 15,800। तो अब यही बोलोगे, यही मेरे को जानना है, अगर 899 तो 1 रुपया अगर ऐड कर दोगे तो 900 हो जाएगा, तो 15,900 कर लो ना। तो यही बोलेंगे नहीं, हम लोग जब भी राउंड ऑफ करते हैं ना इसके लिए इंटरेस्ट के केस में, तो हम लोग राउंड ऑफ हमेशा पीछे की तरफ करते हैं, मतलब कम कर देते, बढ़ा नहीं देते। तो अगर 15,899 भी है तो 15,800 लेंगे। और जैसे मान लो 420 है तो 400 लेंगे, 390 है तो 300 लेंगे। समझे, आपको 100 के फिगर में राउंड ऑफ करना है ताकि आपका 120 140 170 ऐसा कुछ ना आए, 100 200 400 500 700 600 ऐसा आए। समझे। तो आपका फिलहाल अमाउंट कितना है, आपका फिलहाल अमाउंट है 15,880, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके कितना लेंगे 15,800। ये हो गया राउंडिंग ऑफ। लेकिन सर आपका अभी सवाल आ रहा होगा माइंड में, राउंड ऑफ किया किसको हमने, इसको कोई नाम तो दो। तो सिंपल आपको नाम देखना, क्या देना है इसको। ये टैक्स आपको भरना था लेकिन आपने भरा नहीं था, मतलब इतने की टैक्स में आपने कमी थी, मतलब 35,000 में से 20 तो दे दिया ना, यानी कितना कम था उस अमाउंट में 20,000 में, तो 15,000 की कमी थी ना, जिसको इनकम टैक्स वाले क्या नाम देते हैं शॉर्टफॉल। इसको क्या नाम दे देते हैं वो लोग शॉर्टफॉल, कि इतना टैक्स शॉर्ट था। और इसी शॉर्टफॉल को हम लोगों ने अभी अभी क्या किया है, राउंड ऑफ किया है। शॉर्टफॉल राउंडिंग ऑफ करके हम लोगों ने कितना ले लिया है 15,800, राइट। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट। तो चलो एग्जांपल में मैं दे देता हूं, यहां पे हम लोग लिख रहे थे ना कि एसेस्ड इनकम वगैरह, यहां पे मैं एग्जांपल में दे देता हूं कि आपकी ड्यू डेट इनकम टैक्स भरने की कब आती है 31 जुलाई। आपने मान लो अपना रिटर्न फाइल किया है 2 दिसंबर को, ठीक है। अब बोलोगे ठीक है 2 दिसंबर, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 तारीख से पूरा लेंगे। 5 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी मैंने सीखा था ना कि मंथ स्टार्ट हो जाए तो उसको पूरा महीना मान लेना। तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर पीरियड ऑफ डिफॉल्ट मेरा अगस्त टू दिसंबर, यानी आपका टोटल 5 मंथ का आ जाएगा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपको देना कितना है, फिर आप ये लिखोगे ना कि इंटरेस्ट आपको देना कितना है, तो इंटरेस्ट यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट। अंडर सेक्शन 234 ए इंटरेस्ट, अंडर सेक्शन 234 ए आपको कितना इंटरेस्ट देना है, निकाल लो ना कैलकुलेट करके। कितना टैक्स आपने कम भरा है, यानी शॉर्टफॉल कितने का है आपका 15,880, राउंड ऑफ करके 15,800। कितना परसेंट देना है 1%। कितने महीने का 5 महीने का, कि आपने 5 महीना डिले फाइल किया है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर दे, अपने कैलकुलेटर पे मैं कर देता हूँ 15,800 मल्टीप्लाइड बाई 1% और मल्टीप्लाइड बाई 5 अगर मैं कर दूं तो इसका जवाब आता है 790। इसका जवाब क्या जा रहा है 790 रुपीज आपको एक्स्ट्रा सरकार को पे करना होगा, यानी 15,800 को दो गई, साथ में 790 रुपए और देने होंगे इंटरेस्ट के रूप में अंडर सेक्शन 234A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अब यहां पे जा करके हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A निकालना आप सीख गए। कुछ की पॉइंट्स माइंड में रखने, क्या कि आपको की पॉइंट माइंड में पहला की पॉइंट क्या रखना है कि ये इंटरेस्ट कितना लगेगा 1% पर मंथ। ये इंटरेस्ट निकलेगा किसका, अब ये लाइन में फिलअप करता हूं जो मैंने बीच में भी गैप देके रखा था कि आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन शॉर्टफॉल and it is to be rounded off for a nearest up to 100। ऐसे या तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, आपको तो ये समझ आ गया होगा। फॉर नियरेस्ट अप टू 100 का मतलब 100 तक में, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, आपको वो तो समझ आ गया। और सिर्फ मैं राउंडेड ऑफ लिख देता हूँ।
राउंडेड ऑफ मतलब आपको राउंड ऑफ करके लेना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन शॉर्टफॉल एंड इट इज टू बी राउंडेड ऑफ, मतलब इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। ड्यू डेट क्या होगी आपकी 31 जुलाई। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कब, तो आपको तब से यानी 1 अगस्त से उस डेट तक का लेना है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जब तक आपको असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट करेगा तब तक का आपको इंटरेस्ट भरना है। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट को भी राउंड ऑफ करेंगे आप कैसे, कि जो 1 महीना 2 दिन रहा तो आपको उसको क्या कर देंगे 2 महीना मान लेंगे पूरा, ठीक है। तो ये आपका क्या है पूरे के पूरा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A का कॉन्सेप्ट है। जस्ट एक माइनर सा चेंज है और आप इंटरेस्ट अंडर 234B भी निकालना सीख लोगे, फिर सी भी निकालना सेम ही। देखो की पॉइंट आपको याद रखना है सेम कि शॉर्टफॉल को राउंड ऑफ कर देना है नियरेस्ट अप टू 100, 1% पर मंथ लेना है आपको, और मंथ को भी राउंड ऑफ कर देना। अगर 1 महीना 2 दिन है तो हम लोग पूरा 2 महीना लेंगे, 1 महीना 4 दिन है तो पूरा 2 महीना लेंगे, ठीक है। तो ये सारे बात को आपको याद रखना है। फॉर्मेट आपका इसी तरह का रहेगा कि सबसे पहले आपको ऊपर में क्या लिख देना है, ये क्वेश्चन में स्टार्ट ऐसे कर देता हूं। सबसे पहले आपको एसेस्ड इनकम लिख देना है। एसेस्ड इनकम आपकी कितनी थी 6,10,000। ये लिख के आपको एकदम लंबी सी लाइन रेखा ड्रॉ कर देनी है यहाँ पे कि इस अमाउंट को ना तो आपको किसके साथ ऐड करना है ना लेस करना है, इसको सेपरेट लिख दो ताकि आप इसको देख करके यहां से लेकर के यहां तक का प्रोसेस कर सको टैक्स लायबिलिटी निकालने का। देन उसके बाद जैसे पहले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कि रिबेट माइनस करेंगे, सेस ऐड करेंगे, नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी कि इतना टैक्स आपको सरकार के पास जमा कराना था, जिसमें से एडवांस टैक्स के रूप में 10,000 और टीडीएस के रूप में 10,000 आप ऑलरेडी जमा करा चुके हो। तो आपने कितना कम टैक्स भरा है, यानी शॉर्टफॉल आपका कितना है 15,880। राउंड ऑफ करके अगर बोलो तो 15,800। इसी के ऊपर 1% पर मंथ, कितने महीने का 5 मंथ्स का, क्योंकि आपने रिटर्न कब भरा था, अभी एग्जाम्पल मैंने लिया ना कि आपने रिटर्न कब भरा था 2 दिसंबर को, तो अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने का इंटरेस्ट आप दे दोगे, निकालोगे तो 790 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A का। अब इसको थोड़ा और अच्छे से बुक्स में जैसा आपको लिख दिया रहता है क्वेश्चन, उस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर देता हूं। तो जैसे आपका एग्जांपल के रूप में मैं ये वाला क्वेश्चन कर देता हूं। ये किसका है, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। अच्छा ड्यू डेट देखो इसमें दे दी गई है। ये अलग अलग क्वेश्चंस है, हाँ। जैसे मिस्टर बी नाम के एक बंदे हैं जिनका ड्यू डेट 31 जुलाई था, जिन्होंने रिटर्न फाइल किया 15 नवंबर को। असेसमेंट कंप्लीशन इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका वो 234B में काम आएगा, इसलिए दिया हुआ है। इनकम एज पर रिटर्न मत देखो, एसेस्ड इनकम देखो, एडवांस टैक्स कितना पे किया है और टीडीएस कितना पे किया, उस तरह का क्वेश्चन है ये। अब इसको हम लोग जल्दी से फटाक से प्रॉपर फॉर्मेट में बना देते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मेट हमारा यहाँ पे दूसरे पेज में बना हुआ है ऑलरेडी। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसेस्ड इनकम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसेस्ड इनकम, कितना था 13 लाख था आई गेस, हाँ 13 लाख रुपया था। इसको पूरा पैक कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, इसके ऊपर के हम लोग निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है, टैक्स लायबिलिटी के लिए हम लोग स्लैब रेट यूज करेंगे अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, यानी कि 2.5 लाख का डिफरेंस जो है 5%, आपका जवाब क्या आ जाएगा 12,500। देन 5 लाख से 10 लाख, आपका जवाब क्या आ जाएगा @20%। 5 लाख से ये तो 13 लाख है ना, मतलब 5 से 10 के भी पार हो गया। तो हम लोग 5 से 10 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 से 10 का डिफरेंस 5 लाख हो जाएगा, 20% लेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। अब उसके बाद 10 लाख से कितना एबव हुआ है बताओ, 10 लाख से 13 लाख, यानी सिर्फ 3 लाख एबव हुआ है ना, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा 30%। 10 लाख से कितना भी ऊपर जा सकता है, इसका कोई अब लिमिट नहीं है। तो 30% अपने को लेना है कितने का, 10 से 13 के बीच में कितना डिफरेंस है 3 लाख। 3 लाख का 30% यानी 3 लाख का 30% हो जाएगा आपका 90,000। 3 लाख का 30% हो जाएगा 90,000। कैलकुलेटर पे हम लोग जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बिल्कुल 90,000 और तीनों को जोड़ देंगे अगर हम लोग, तो 1 लाख अगर जोड़ देते हैं इसमें 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो हमारा जवाब आ जाएगा 2,02,500। हमारा जवाब आ गया 2,02,500। ये हमारा क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी। बिफोर रिबेट में लिखता ही नहीं हूँ, रिबेट आपको पता है कब लेना है, जब आपका इनकम 5 लाख से कम होगा। तो टैक्स लायबिलिटी बिफोर सीधा मैं क्या लिख देता हूँ, सेस, ठीक है। देन आप उसमें क्या करोगे, उस सेस ऐड करोगे। चंदा सरकार मांगती है ना, किस नाम से, हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे, कितना मांगती है @4%।
तो @4% अगर मैं करूँ तो इंटू 4% अगर मैं करूँ इसका, तो आपका जवाब आ जाएगा 8100 आ रहा है आपका जवाब इसका, तो 8100 रुपये। तो अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा ऐड, तो हमारा जवाब आ जाएगा 2,10,600। 2,10,600 आपका जवाब आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट टैक्स लायबिलिटी, है ना, नेट टैक्स लायबिलिटी। अब मैं पूछूंगा सरकार को सॉरी, अब आपसे इनकम टैक्स वाले पूछेंगे, क्या एडवांस में कोई टैक्स जमा कराया है आपने या फिर और टीडीएस के रूप में जमा कराया है आपने कुछ, या और क्यों बोला सर आपने कि या तो एडवांस टैक्स या तो टीडीएस, या फिर एडवांस टैक्स और टीडीएस दोनों, क्या इसमें से कोई आपने कुछ जमा कराया है? तो अब वो लोग चेक करते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो हमारा यहाँ पे क्या जवाब है, देखो तो जवाब आपका क्या है कि इस लाइन में हम लोगों ने एडवांस टैक्स के रूप में ये 1,000 रुपये, अच्छा इसको मैं अमाउंट जरा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप 1000 को ना इसको 10,000 कर लो, एक जीरो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 1000 को आप लोग 10,000 कर लेना, और ये अमाउंट में 20,000 कर लेना, 2,000 को मिस प्रिंट है वो, तो 1,000 की जगह 10,000 होगा और वहाँ पे 20,000 होगा, ठीक है। तो आपने एडवांस टैक्स के रूप में 10,000 और टीडीएस के रूप में 20,000 रुपये जमा करवा दिया है, मतलब एडवांस टैक्स के रूप में 10,000 और टीडीएस के रूप में 20,000 जमा करवा दिया है। तो अगर ये जमा आपने करवा दिया है तो बहुत बढ़िया बात है, 30,000 रुपये माइनस कर दो, 2,10,600 में से 30,000 अगर हम लोग माइनस कर देना तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, हमारा जवाब आ जाएगा 1,80,600, 1,80,600। ये आपका आ जाएगा क्या, हाँ अब बताओ ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा शॉर्टफॉल, कि इतना टैक्स हम लोगों ने नहीं भरा है, ये हमारा क्या है, शॉर्टफॉल है, इतना टैक्स हम लोगों ने नहीं भरा है। राउंड ऑफ करने की नीड है क्या इसको? आप लोग बोले सर 1,80,620 होता तो 600 लेते, या 1,80,680 होता तो 600 लेते, 1,80,600 है, ऑलरेडी राउंड ऑफ किया हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें सिर्फ क्या निकालना है कि कितना पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आपको निकालना है, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आपको बस अब निकालना है, निकालने का नीड और कुछ नहीं रहा। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कैसे निकलेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट आपको जो है देना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ये कैलकुलेट करके हम लोग लिख देंगे। तो 1% पर मंथ आपको लेना है कितना, 1,80,600 का 1%, और कितने महीने का वही हम लोग निकाल के पहले यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आगे के सम्स को कंटिन्यू कर लेंगे। तो कितने महीने का देख लेते हैं, जो चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग अगर चेक करेंगे तो हमारा जवाब क्या जाएगा कि ये देखो, ड्यू डेट था इसका कितना था, 31 जुलाई, ड्यू डेट था 31 जुलाई, और इन्होंने रिटर्न कब भरा, बाप रे 10 मार्च, जुलाई भरना था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 10 तारीख है, पूरा लेना है मार्च, 8 महीना, टोटल 8 महीने का इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप पहले लिख दोगे यहाँ पे कि आपका पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना है, आपका पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आ गया है 8 मंथ, आपका पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आ गया है 8 मंथ, और 8 मंथ का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हम लोग अगर इसी अमाउंट को अगर हम लोग 1% करें और देन उसके बाद इसका हम लोग 8 महीने का निकाले तो 14,448 रुपये, 14,448 रुपये का आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के रूप में पेनल्टी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, अंडर सेक्शन 234A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। डन। इसी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस ऐसे ही आपको बनाना है, स्टेप आपका ऐसे ही रहेगा। हेडिंग में आप लोग लिख दोगे, हेडिंग में लिख दोगे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, और इस तरह से आप लोग को पूरा इस सम्स को सॉल्व करना है। बी हम लोग अपने आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे, तो स्टे ट्यून। और इसी एग्जाम्पल में इसी सम से आपका बी भी बन जाएगा, एक ही सम्स में बन जाएगा, बस एक माइनर सा डिफरेंस है, वो एडवांस टैक्स से रिलेटेड होता है, तो आपका इसी सम्स में बन जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये वाला जो शीट है उस शीट में से जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, करने का मन है, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, बस आपको और कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। इसी टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आएंगे। बस आपको की पॉइंट्स जो है माइंड में क्या रखना है, वही 2-3 पॉइंट, 1% राउंड ऑफ कर लेना है नियरेस्ट अप टू 100 शॉर्टफॉल को, और अगर मंथ हमारा 2 दिन भी हो गया है तो आपको पूरा महीना कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में विद 234B हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, और तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।
Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more updates on